दर्द छिपाए रखती है। कहने को वह आधी आबादी है, लेकिन शेष आधी आबादी यानी पुरुषों की दुनिया में उसकी जगह सिर्फ हाशिए पर दिखती है। जबकि हमारी दुनिया में दुख दर्द से लेकर उत्सव त्योहार तक हर अवसर पर उसकी उपस्थिति अपरिहार्य दिखती है। जहां तक मेरे चित्रों के परिवेश का सवाल है, उनमें गांव इसलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि मैं खुद अपने आप को गांव के नजदीक महसूस करता हूं। सच कहूं तो वही परिवेश मुझे सजीव, सटीक और वास्तविक लगता है, बनावटी और दिखावटी नहीं। बार बार लगता है कि हम उस आधी आबादी के ऋणी हैं और मेरे चित्र उऋण होने की सफल असफल कोशिश में रहे हैं। यदि हम अपने कथन की पुनरावृत्ति करें तो जिस संदेश को देती हैं हमारे चित्रों की स्त्रियां, उनका एक वर्ग है जिसमें वह भारतीय नारियां, जिनमें एक अलग तरह का अलग वाद नजर आता है, जिसमें संसद में 33% हिस्सेदारी की इच्छा की बजाय उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता है। उसी भय के साथ सहमे और सहते चले जाने का सदियों दर सदियों परंपरागत डर भी है, जिसके कारण वे चूं तक नहीं करती। लगभग यही हालात सामाजिक स्तर पर भी है, जहां न तो विकास का असर है और न ही बेहतर जीवन स्तर का। यथा यह कह सकते हैं कि स्त्री के दलित और पिछड़ों की दशा कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, जिनके खिलाफ साजिशों का स्वरूप भिन्न हो सकता है, पर भेदभाव तो बना ही रहता है। इसी मानसिकता का भेद क्रूरता की हदें पार करता है और करवाता है, जहां से सहने, कहने और बरतने में पीड़ा के अनेक अस्तर होते हैं, जिनका कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं होता। समय, स्थितियां और परिस्थितियां ही उसकी कारक बन जाती है। दुनिया की इस आबादी में आधी आबादी स्त्रियों की है और यही अनुपात भारत में स्त्रियों का है। जब यहां स्त्री विमर्श का सवाल आता है, तब उनकी दशा को केंद्र नहीं बनाया जाना और विमर्श की दिशा को बदलकर जिस पर बहस होती है, जिससे उन स्त्रियों का कोई सरोकार ही नहीं होता जिनके जीवन में दुख के अपार भंडार है। आज की जिस नारी को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी के लिए आंदोलन चलाना है, उसके अपने निहितार्थ हैं। उनका एक अलग वर्ग है, वह नारी के रूप में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा रही है, लेकिन यह वही आधी आबादी है जो अपने ही मध्य की 95% स्त्रियों की दशा के लिए अपने आंदोलनों के दायित्व की रूपरेखा को जिस तरह से संदिग्ध बनाए हुए हैं, दरअसल उसी बिंदु से हम बहस की शुरुआत करते हैं। तो हम पाते हैं कि इसमें आधी आबादी की समस्याओं का कम और नारीवाद के नाम पर उस हिस्से का अधिक दबाव दिखाई देता है जो भारतीय सामाजिक आंदोलनों की मुख्य धारा में दिखाई देता है। इस बहस में उन्हें अवश्य आपत्ति होगी जिन्हें सामाजिक सरोकारों में सामाजिक समरसता कष्टकारी लगती है। दरअसल भारतीय दर्शन की महत्ता में उनके उस न दिखाई देने वाले या हमेशा से उपेक्षित किए जाने वाले तथ्यों को या तत्वों को नकारे जाने का ही प्रयास किया जाता रहा है। जब जब इस तरह के भेदभाव पर बात होती है, तब तब बहुत ही शालीनता से बहस के रुख को दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है। यह सब क्या होता है, उसे संभवतः वही समझ सकता है जिसने उसे सहा हो या सह रहा हो। जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सामाजिक हिस्से में नारी की हिस्सेदारी का जहां वाजिब स्वरूप तय किया जाना हमेशा से डामाडोल रहा है, साहित्य व सांस्कृतिक संदर्भों से उसे पशु की श्रेणी में रखा जाता रहा हो, उनकी चर्चा मात्र से पूरा नारी समूह सब पका जाता है। जहां पुरुष की मृत्यु के साथ उसे चिता के हवाले करने की परंपरा रही हो, वहीं साहित्य, संस्कृति और कलाओं में नक्सिक वर्णन में श्रृंगार की पराकाष्ठा युक्त आनंद प्रदान करने की सामग्री बनाकर पुरुष अपने स्वार्थ हेतु सारी मर्यादाओं को तोड़ जाता है। ऐसा जहां का सामाजिक विन्यास हो, ऐसी भारतीय नारी जिसे एक महाकवि इस तरह चिन्हित करता हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यद्यपि यहां भी शूद्र को स्त्री और पशु के साथ संबद्ध किया गया, जबकि दूसरी ओर स्त्रियों के सम्मान की भी बात की गई है। यथा यत्र नारी से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी ओर हमारी धार्मिक खाती में नारियों की उपस्थिति को जगह और उनकी प्रतिस्थापन की जितनी व्यवस्था की गई हो, पर उन पर समय समय पर अत्याचार करने के अनेक प्रसंग हैं। इससे नारी समाज सामाजिक समरसता की जिस जड़ता की चकाचौंध में उलझी अपने कवच में सदा सिमटी रही है, और अवसर मिलते ही वह भी वही सब करती है जिसके लिए लड़कर वह भीड़ से ऊपर उठती है। ऐसा लगता है कि इसके लिए प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, पर उसका असर कितना हो रहा है यह विचारणीय है। यदि इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नारीवादी आंदोलन महज एक दिखावा होकर रह जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, पर यदि इस पर गंभीरता से विचार करें
तो उनके व्यक्तिगत के बजाय महिला मात्र का क्या हुआ? कमोवेश यही हाल महिला शासकों के काल में हो रहे अन्याय और अत्याचार भी महिलाओं के ही विरुद्ध अधिक होता है। यदि उत्तर प्रदेश को ही लें तो यहाँ की मुख्यमंत्री महिला एवं संयोग से दलित भी हैं, पर अब तक के सर्वाधिक बलात्कार और दुराचार इस समय सुर्खियों में रहे हैं, जिनमें कई तो उनके विधायक और पदाधिकारी भी हैं। नैतिकता के सवालों पर ज्यादातर स्त्री को ही घेरा जाता है, किंतु यह स्थिति बदलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक भारत जैसे पिछड़ी सोच वाले समाज में ऐसा नहीं हो सका है। नैतिकता के प्रश्न चिन्ह स्त्री के व्यवहार पर खड़े किए जाते हैं, पुरुष के उसी व्यवहार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने के अधिकार स्त्री को मिलने चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा इस मेरे अंतिम पैरे को कि नैतिकता के सवालों पर जहां ज्यादातर स्त्रियों को ही घेरा जाता है, किंतु यह स्थिति बदलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक भारत जैसे पिछड़ी सोच वाले समाज में ऐसा नहीं हो सका है। नैतिकता के प्रश्न चिन्ह स्त्री के व्यवहार पर खड़े किए जाते हैं, पुरुष के उसी व्यवहार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने के अधिकार स्त्री को मिलने चाहिए। जो चीज स्त्री के लिए गलत है वह पुरुष के लिए भी गलत होनी चाहिए, अन्यथा स्त्री को भी यह आजादी मिलनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से अपने नैतिक मूल्य तय करे और उसके निजी फैसलों को सामाजिक रूप से सम्मान दे। उसके सुहाग चिन्हों को ही उसका सर्वस्व न समझा जाए। वह किसकी श्रीमती है इस बात से नहीं, बल्कि वह स्वयं क्या है इस बात से उसका महत्व तय होगा। मैंने अपनी इस बात में एक विचारणीय मुद्दा कोशिश की है कि कुछ चीजें जो आपको सोचने के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करें। और जब हम पूरे देश और प्रदेश को देखते हैं, पूरे परिवेश को देखते हैं, तो ईमानदारी से हम रोज केवल उनकी भ्रूण हत्या ही नहीं कर रहे, उनकी हर क्षमताओं की हत्या कर रहे हैं। न जाने कितनी होनहार प्रतिभाएं लड़कियां। मैं ड्राइंग पेंटिंग का प्राध्यापक हूं, जिस महाविद्यालय में पढ़ाता हूं 20 सीट है ये, उसमें से 16, 17, 18 लड़कियां होती। कुछ उसमें से ग्रेजुएशन करके बाहर से आती हैं, कुछ हमारे यहां की ग्रेजुएट होती हैं। केवल उस चित्रों को उतारना जानती है, क्राफ्टमैनशिप। ये रचना संसार, और शायद मैं इसे बहुत ही विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि 99% टीचर भी केवल उतारने को उन्हें बाध्य करते हैं। उन्हें कभी ये नहीं बताते। आपको थोड़ा सा मैं हुसैन की तरफ ले चलूं, क्योंकि एक नारी का बड़ा टेढ़ा सवाल, थोड़ा सा समय है कि आपको बोल सकता हूं। नारी के सवाल पर हुसैन को बहुत, आप भैया खूब कह रहा हूं, मैं अपनी आंखें पढ़ूंगा नहीं, आप फोटो खींचो मेरा। नहीं ना खींचो। मैं हुसैन बहुत विवादित व्यक्ति हो गए हैं, खास करके प्रोफेसर साहब महिलाओं के। और जब कोई भी चाय की दुकान पर भी जब कोई बताता है कि आर्टिस्ट हैं ये, अच्छा आप हुसैन को जानते हैं? अरे वो बहुत वो जो क्या करता है वो हमारे देवी देवताओं को। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने देवी देवता को आपने कहीं देखा, कहीं मुलाकात हुई आपकी? और दुनिया की, मतलब आप जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी किसी भी मूर्ति को आप जाकर के अगर उखाड़ करके देखें तो जितनी मूर्तियां बनी हैं वो सब बिना वस्त्र की है, निर्वस्त्र है। अब क्योंकि हुसैन ने अपनी लाइनों में शरीर रचना कर दी, उसे क्या मतलब सरस्वती ज्ञान देती है कि विज्ञान देती है, कि वो पढ़ने नहीं देती? या वो बच्चा जो झुग्गियों में रहता है, जिसकी मां चीथड़ों में रहती है, जिसके शरीर पर कभी अगर तीज त्योहार पर या किसी और उत्सव पर पूरा वस्त्र आ गया तो आ गया हो, जिसने अपनी मां को ही पूरे वस्त्र में न देखा हो, अगर वो चंद लाइनों में इतने खराब हो जाते हैं
तो मैं समझता हूं कि देश में कला का औरंगजेब से भी बड़ा अत्याचार शुरू हो चुका है कलाओं पर। रचना धर्मिता की अपनी एक खूबी होती है और यहां तक कहा गया है कि चित्र को तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक वो बन रहा हो, पूर्ण होने पर ही उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन हम अपूर्ण की बात करते हैं, हर लेवल पे बात करते हैं। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, इस मंच के जरिए मैं आपको इस हाल में बताना चाहता हूं कि अकेला ऐसा चित्रकार हुसैन है जो भारतीय कला को जिंदा रखा हुआ है। भारतीय कला की विशेषता है रेखा प्रधानता, समतल रंगों वाली, दो माप वाली और प्रतीकात्मक। यहां बनी ठनी की कान तक आंख चली जाती है, किसी औरत की आंख को कान तक ले जाइए तो उसका क्या रूप बनेगा आप देखिए। क्योंकि माननीय संसद साहब और प्रोफेसर साहब ये जानते हैं कि हर चीज के, हर सौंदर्य का एक जो सिंबल है उसमें बड़ी बड़ी आंखें भी हैं। हम बहुत धड़ल्ले से कहते हैं क्या बड़ी बड़ी आंखें थी, तो क्या यही बड़ी बड़ी आंखें होना बनी ठनी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। पतली सी कमर, लंबी लंबी उंगलियां, नुकीली सी नाक, एवरीथिंग। वो किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि वो इंडियन ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है, भारतीय सौंदर्य को रिफ्लेक्ट करती है। और अकेला हुसैन ऐसा पेंटर है जो इन तमाम जो भारतीय प्रतीकात्मकता है उसको अपने चित्रों में आज भी जिंदा रखा हुआ है। और अपने उसके किसी भी चित्र को देखिए तो उसमें रेखाएं नजर आती हैं, नुकीली रेखाएं नजर आती हैं और बड़ी सलीके की रेखाएं नजर आती हैं, और वही सारे प्रतिमान वहां जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी गंभीरता से हमको सुना, शायद मैं इतना गंभीर नहीं था। बहुत बहुत